बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 25 जून है, हफ्ता का दिन, साल 2022। सुबह का वक्त, नई सुबह, खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको खुश रखे जी। हमेशा की तरह सुबह के प्रोग्राम में पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है कदीम हिंदुस्तान की तारीख। हम इसका सफ़र करते हुए, सैर करते हुए पहुँचे हुए हैं 16वीं सदी में, और अब तो 16वीं सदी के आखिर में आ गए हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पर, तख्ते दिल्ली पर, मुग़ल बादशाहों का तीसरा बहुत बड़ा नाम जलालुद्दीन अकबर बादशाहत कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े इलाके का ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े इलाके पर किसी शहनशाह ने बादशाहत की है तो वो जलालुद्दीन अकबर ने की है। पिछली किस्तों में मैंने इसका काफ़ी सारा जिक्र कर चुका, हम लोग इसे डिस्कस कर चुके। आज की किस्त में हम देखेंगे कि इसने इस्लाहात कौन कौन सी की, बेहतरी यानी सरकारी जो मैकेनिज्म था उसमें क्या क्या तब्दीलियां लेके आया और उसके फ़वाइद क्या हुए और नुकसान क्या हुए, और इस पे फोकस करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा। इसलिए पता क्यों? रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो काश्तकारों से टैक्स लेता था, पैलियों के, ज़मीनों के। आप सबको पता है, सियाने हैं आप सब लोग। तो इसको कहा जाता है कि ये असल में शेर शाह सूरी के बाद इस निज़ाम का बानी था। इसने इतनी बेहतरीन उसमें तब्दीलियां की, उसमें कुछ चेंजेस करके उनको नाफज किया पूरे हिंदुस्तान में, कि उसे आज तो उसके बाद आने वाले मुग़ल बादशाहों ने, उसके बाद फिर अंग्रेज़ के दौर में, और अब भी कुछ खासा तब्दीलियां करने के बाद तकरीबन वही सिस्टम राइज है, वही नाफजुल अमल है जो अकबर बादशाह ने शुरू किया था। इससे पहले इसका ढांचा शेर शाह सूरी ने दिया था। उससे पहले क्या हुआ करता था, अकबर बादशाह से पहले, लेकिन वहाँ काश्तकारी पे जाने से पहले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जाने से पहले हम ये बात कर लें कि यहाँ पे हिंदुस्तान में जो सरकारी मुलाजमीन थे, जाहिर है हर दौर में दो तरह के होते हैं, एक सिविल और दूसरा फौजी सरकारी मुलाजमीन। उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। वो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें इसने खासा रद्दोबदल किया, उलट पलट किया अकबर ने। और वो ये ख़ास तौर पर जो खद्दो खाल उसका बना, जो उसकी शक्ल सामने आई सरकारी मुलाजमीन की, वो ये थी कि ये सिविल और फौजी मुलाजमीन में कोई इम्तियाज़ ना था, कोई फ़र्क ना था। दोनों मुलाजमीन को दोनों तरह की तरबियत लेना ज़रूरी था मुलाजमत हासिल करने के लिए। और जो सबसे बड़ा दर्जा हुआ करता था सरकारी अफसरों का, वो हुआ करता था 10,000। सबसे छोटा ऑफिसर जो होता था वो 1,000। ये नोट फरमाए। पहले तो मैं आपको वो टेन्योर लिख दूं हमेशा की तरह। अकबर बादशाह का 1556 में आया जी, और 1605 में तशरीफ ले गया अकबर बादशाह। अच्छा, 1,000 जो ऑफिसर्स का सबसे छोटा रैंक था वो ये था, 1,000। ये नोट फरमाए। और जो इससे बड़ा रैंक था ऑफिसर्स का वो होता था 100,000। सा कहते हैं 3 को, 100,000। और जो इससे बड़ा रैंक होता, इससे भी ऊपर का, वो हुआ करता, ग्रेड कह लें, रैंक कह लें, दर्जा कह लें, वो होता 5,000। 5,000। और सबसे बड़ा ओहदा
जो वफाकी वजीर या गवर्नर के लेवल का हुआ करता था, हाकम के लेवल का, वो था दाह हजारी। ऑफिसर्स में सबसे बड़ा रैंक, ग्रेड या रुतबा या मनसब दाह हजारी। अच्छा, ऑफिसर्स की भर्ती जो थी ना, अच्छा इन सब से नीचे यक हजारी से नीचे के मुलाजमीन भी थे, जिसे आज हम क्लास 4 यानी दर्जा चहारम के मुलाजमीन कहते हैं। उसमें सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, चौकीदार, माली, खाकरूब और ये नायब कासल चपड़ासी वगैरह। उनकी भर्ती ऑफिसर्स किया करते थे, और इन ऑफिसर्स की भर्ती एक कमेटी किया करती थी। और ये रिक्रूटमेंट जो थी, ये भर्ती जो थी, ये ना तो किसी पब्लिक सर्विस के ज़रिए, किसी महकमे के ज़रिए होती थी, और ना ही इसके लिए कोई ख़ास क्राइटेरिया था, बल्कि काबिलियत को देखा जाता, मौका दिया जाता, उसकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक उसको मौका दिया जाता, और जैसे जैसे वो अपनी काबिलियत और परफॉर्मेंस शो करता, उसको तरक्की मिलती जाती ऑफिसर्स को, बगैर किसी हीलो हुज्जत के वो तरक्की पाता जाता। बहरहाल ये था तरीक़ाकार। जो सबसे अच्छा, जो क्लास 4 के मुलाजमीन थे, उनको बस्त कहा जाता था। ये एक लफ्ज नोट फरमाए, बस्त। बस्त मुलाजमीन क्लास 4 के मुलाजमीन कह लें। उनमें वो मैंने आपको गिनवाए हैं सारे अक्लमंद लोगों को, या खुद जो मुलाजिम है उनको पता है क्लास 4 के दर्जा चहारम के मुलाजमीन कौन होते हैं जी। तो ये थी जी कोई स्ट्रक्चर सरकारी मुलाजमीन का। इससे ये हुआ कि बजाय जागीरें अता करेंगे, ये अकबर बादशाह पहला शख्स था, ये नोट फरमाएं, कि जिसने जागीरदारी निज़ाम ख़त्म किया हिंदुस्तान से और तनख्वाहदारी का निज़ाम नाफज किया। उसके फिर कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। ज़ाहिर है हर कानून का यूज़ और मिस यूज़ तो होता है, कुछ उसके एजेस भी होते हैं, कुछ उसके फॉल्ट्स भी होते हैं, उसको फिर गलत भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इसके साथ भी हुआ। बहरहाल हमारा जो मेन फोकस है वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है, और उसके चीदा चीदा बड़ी बड़ी बातें मैंने जल्दी से मुख्तसर करके आपकी खिदमत में पेश करनी है, इसलिए कि इसका जो मालियाती निज़ाम था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसका ये जदीद दौर का बानी कहा जाता है अकबर बादशाह को। इसने सबसे पहला जो नुक्ता था वो था जागीरदारी निज़ाम का खात्मा। जागीरदारी निज़ाम का खात्मा इसने किया। नंबर 1, जागीरदारी का खात्मा। इससे क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ कि जागीरदार जो थे, जागीर तो चली मिली ना एक बंदे को उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, उसी किसी कारनामे की वजह से, उसके मरने के बाद उसके औलाद, उसके बेटे जागीरदार बन जाते थे, और वो जुल्म सितम करते थे काश्तकारों पर, और काश्तकार उनके रहमो करम पे हुआ करते थे जागीरदारों। वो जो भी सलूक करें उनके साथ, पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें अनाज तो दरकार होता ही था, और फिर हर जायज़ नाजायज़ हुक्म मानने के मजबूर हुआ करते थे काश्तकार। ये जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा करने का ये फ़ायदा हुआ। लेकिन इसका एक नुकसान भी यहाँ नोट कर लें। नुकसान ये हुआ कि तनख्वाहदारी सिस्टम जब आ गया ना, तो पैसे और तनख्वाह इतनी जमा होने लग गई अफसरों के पास और मुलाजमीन के पास कि वो सहल परस्ती पर आमादा हो गए, ऐश व इशरत करने पर मायल होते गए, सुस्त और काहिल होते गए। उन्होंने कामकाज करना ही छोड़ दिया। पैसे रकम इतनी हुआ करती थी, तनख्वाह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जी। ये था जी पहला इसका जो मैं आपकी खिदमत में नुक्ता पेश करना चाह रहा था। अच्छा, फिर होता क्या था कि मैंने अर्ज कर दिया कि शेर शाह के बाद अकबर ने ये निज़ाम नाफज किया। इसका फ़ायदे भी बहुत हुए, नुकसान क्या हुआ कि इसने पैदावारी टैक्स,
शेर शाह ने ये किया हुआ था कि वो पैदावार पे टैक्स लेता था, फसलों पर। अब फसलें कब आए, उनकी तुलाई, उनकी मिनाई, उनका वजन कब हो और उन पर टैक्स की वसूली कब हो, इसमें देर हो जाती थी। इसने एक नया बात क्या किया अकबर ने, इसने ये किया कि औसत दर्जे पर, औसत पैदावार पर टैक्स लागू कर दिया। यानी औसत पैदावार पर टैक्स लगा दिया। कैसे? पिछले 10 सालों की पैदावार देखकर किसी रकबे की उसका एवरेज औसत निकाल ली जाती और औसत जो बनती उसका 33%, 33% लगान यानी रेवेन्यू यानी सरकारी टैक्स अदा करना पड़ता। ये था तरीकाकार जो इसने बनाया। अब ज़मीन की पैमाइश का इसने तरीकाकार बना दिया, पहले कुछ और था। अब मैं बताऊंगा डिटेल के साथ कि कैसे बनाया इसने और उसका खद्दो खाल क्या थे, शक्ल क्या थी उस निज़ाम की, पैमाइश की, ज़मीन की पैमाइश की। ये रहा जी दूसरा नुक्ता। और जो तीसरा नुक्ता है वो चलिए ज़मीन की पैमाइश ही देख लेते हैं। अच्छा, इसका भी एक नुकसान हुआ जो औसत पैदावार थी, उससे ये हुआ कि जो महकमा रेवेन्यू के एहलकार थे, मुलाजमीन थे, वो कुछ ना कुछ जानते थे और काश्तकार सारे अनपढ़ थे। जिम्मेदार काश्तकार सारे हारी जो थे, जो मज़ारे थे, वो अनपढ़ थे और उनकी कम इल्मी का, उनकी अनपढ़ी का ये बहुत फ़ायदा उठाते। इन्होंने अपनी मनमानियाँ करनी शुरू कर दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने। तब से ये काम चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। खैर से ये सदियों भर का किस्सा है जी। अगली बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये कि ज़मीन के टैक्स का, ज़राई पैदावार के टैक्स का बाकायदा रजिस्टर और रिकॉर्ड रखा जाने लगा। इससे पहले नहीं था। रजिस्टर तैयार किए गए जिसमें हर पैली का, हर काश्तकार का अलहदा से खाता और हिसाब हुआ करता था। रजिस्टरों की तैयारी जी, रजिस्टरों की तैयारी इसमें शामिल है जी। उसके आगे चलें जी। ज़मीन की पैमाइश इसने की। ज़मीन की पैमाइश नंबर 4, ज़मीन की पैमाइश नए और जदीद तरीके से की। ये है चौथा बड़ा नुक्ता इसका, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट का, अकबर बादशाह का किया हुआ। 33 इंचेस का एक गज था, अब तो 36 का है ना, सारे लोग जानते हैं। 33 इंचेस का एक गज, ये रहा। आगे चल के 60 गज का एक जरीब, 60 गज को कहा जाता था एक जरीब। जी, तो जरीब जो थी वो 200 मुरब्बा गज जो होते थे, 200 मुरब्बा गज, ये एक बिगा होता था जी जमीन का। ये लिख लें, नोट फरमा लें। यानी तकरीबन देखा जाए तो बिगा बहुत बड़ा था और ये सबसे बड़ी इकाई थी जेरे काश्तकार जमीन की। अब तो एकड़, इससे ऊपर बिगे के ऊपर एकड़ आ गया, एकड़ के ऊपर मुरब्बा आ गया, सबसे बड़ी इकाई यहाँ हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी। लेकिन उस वक्त बिगा ही सबसे बड़ी इकाई थी। और ये बिगा मैंने हिसाब लगा रहा था कैलकुलेशन करके थोड़ी देर पहले, ये तकरीबन अब के हमारे 6 एकड़ 6 किले एक तरफ और ये बिगा एक तरफ हुआ करता था। इतना बड़ा बिगा था। खैर से ये नोट फरमाए। इसके अलावा इसने ये किया कि जी अगला नुक्ता जो था वो था ज़मीन की दर्जाबंदी।
सारी ज़मीनों पर एक जैसा टैक्स नहीं लगता था। ज़मीन की दर्जाबंदी की। अव्वल दोम सोम, अव्वल दोम और सोम, ये 3 दर्जे बनाए और इसको महकमा रेवेन्यू की जुबान में पोलाज, प्रावती, प्रावती और बंजर, ये नाम दिए गए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टेक्निकल लैंग्वेज में। इनसे क्या होता था, जो अव्वल दर्जे की ज़मीन थी ये साल के 12 महीने यानी साल का ज़ेरे काश्त रहा करती थी। जो दूसरे दर्जे की जो प्रावती ज़मीन थी, दोम थी, उसे एक शशमाई फसल ली जाती और दूसरी शशमाई उसको रेस्ट दी जाती। और जो बंजर थी वो ज़ेरे काश्त कभी रही नहीं, उस पे क्योंकि पैदावार कोई नहीं हो रही, इसलिए उसके ऊपर टैक्स भी कोई नहीं होता था रेवेन्यू का। ये तीनों चीजें नोट फरमा लें। उसके बाद ये हुआ जी कि जो गिनती पर टैक्स नहीं फिर लगाया इसने, अकबर ने ये तब्दीली की कि गिनती पर टैक्स नहीं लगाया, पैदावार पर लगाया है। यानी ये जमीन कितने मुरब्बे कितनी जागीरें हैं उस पर टैक्स नहीं था, ये था पैदावार पर टैक्स। ये इसकी अच्छी बात थी, पैदावार पर टैक्स लगाया था इसने। अगली बात बहुत अहम है, इससे पहले जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड था वो हिंदी जबान में था, तहरीर किया जाता था थोड़ा बहुत जितना भी था। इसने आकर शाही हुक्म जारी किया कि रिकॉर्ड जो है वो फारसी जबान में मेंटेन किया जाए। फारसी जबान में रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो टोडरमल था, जो वजीर था, बादशाह का खास बंदा था, वजीर था रेवेन्यू का, उसके पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उसके पास थी। उसको जरूरत पड़ी एक मुआवने खास की, एक स्पेशल असिस्टेंट की, और उसे सर्विसेज उसके अपने कहने पर ख्वाजा मंसूर शाह, ये एक आदमी उसे दिया गया, ख्वाजा मंसूर शाह, ये आदमी था जो उसको दिया गया। इस बंदे ने काफी मेहनत की। ख्वाजा मंजूर शाह या ख्वाजा शाह मंजूर, इस तरह का इसका नाम है तारीख में लिखा हुआ। इस बंदे ने काफ़ी मेहनत की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को एक नई जिद्दत, नई शक्ल देने के लिए, नए तर्ज पर लाने के लिए और फारसी ज़बान में तहरीर करने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया शाह मंसूर ने। अच्छा, पूरे मुल्क में 182, अगला नुक्ता नोट फरमाएं, ये नए ओहदे बनाए गए जी। पूरे मुल्क में 182 करोड़ी मुकर्रर किए। अब करोड़ी क्या था मैं आपको बताता हूं। 182 पूरे मुल्क को इन्होंने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 182 हिस्सों में तकसीम किया और हर 1 करोड़ बिघे पर एक ऑफिसर भर्ती किया गया। उसे कहते थे करोड़ी। उस ऑफिसर का ओहदा, उसका डेजिग्नेशन करोड़ी था। 182 करोड़ी ऑफिसर्स पूरे हिंदुस्तान में भर्ती किए गए, जिससे रेवेन्यू की डिपार्टमेंट की कलेक्शन में बड़ी आसानी होती गई। इसके अलावा इसने पहली दफा काश्तकारों को कर्जे देने का आगाज किया। बादशाह ने काश्तकारों से कहा कि आप कर्जा जात ले लिया करो और किस्तों में इनकी वापसी कर दिया करो, शाही खजाने में जमा करवा दिया करो। सो इनको ये बहुत बड़ी सहूलत हाथ लग गई। 12 सूबे थे कुल हिंदुस्तान के, 12 सूबे थे।
और जो सूबे का सबसे बड़ा इंचार्ज होता था उसका नाम वजीर आला नहीं होता था, उसे दीवान कहा जाता था। ये दीवान कहा जाता था उस सूबे के इंचार्ज को। और इस सारे सिस्टम से कहा जाता है कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि अकबर बादशाह को सालाना 20 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड इनकम हुआ करती थी। शाही खजाने को, सरकारी खजाने को 20 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड इनकम होती थी। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। और यूं खजाना और काश्तकार भी खुश से खुशहाल होता गया और शाही खजाना भी लबालब भरता चला गया। अगली बात नोट फरमाएं। अगली बात ये हुई कि अगर किसी साल खुश्क साली हो जाए, कहत पड़ जाए, बारिशें ना होने की वजह से फसल नहीं ना हुई, तो टैक्स माफ कर दिया जाता था। टैक्स माफी, ये अगला नुक्ता था। और टैक्स लेने की बजाय काश्तकारों को अगली फसल बीजने के लिए, बोने के लिए, काश्तकारी के लिए कर्जा जात आसान किस्तों पर दिए जाते थे। और अब नंबर, ये 12 नंबर आप नोट फरमा लें। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं ताकि ये अपने हम जल्दी से इसे खत्म करें। अच्छा, ये जो निजाम सिस्टम राइज किया था अकबर बादशाह ने, इसके बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी थोड़ी बहुत ही कमी बेशी के साथ, छोटी छोटी तब्दीलियों के साथ इसी को जारी रखा। यहाँ तक कि बाद में आने वाले अंग्रेज़ बादशाह ने भी इसी पे अमल दरामद किया कि बेहतरीन तरीका है ये टैक्स इकट्ठा करने का। और देखा जाए तो आज भी बुनियादी तौर पर वही शक्ल है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो अकबर बादशाह, जिसका बानी कहा जाता है। आज भी तब्दीलियां कुछ ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन ढांचा, स्ट्रक्चर तकरीबन वही है। उसके अलावा ये हुआ जी कि कई किस्म के टैक्सेस इसने माफ़ कर दिए। अकबर बादशाह ने माफ़ कर दिए। कौन से? मकान बेचने पे, ख़रीदने पे टैक्स ख़त्म कर दिया। माल मवेशी बेचने और ख़रीदने पे टैक्स ख़त्म कर दिया। मंडियों पे टैक्स ख़त्म कर दिया। और अगली चीज़ ये कि माल मवेशियों की नस्ल कशी के लिए और अनाज मालजे के लिए इसने बहुत अच्छा इंतज़ाम बनवाया, बहुत अच्छा निज़ाम राइज किया अकबर ने। और ख़ास तौर पर माल मवेशियों के लिए चरागाहों का इंतज़ाम किया गया सरकारी तौर पर। सरकार की ज़ेरे निगरानी चरागाहों का मवेशियों के लिए बंदोबस्त किया गया। और यूं ये सारे इक़दामात मिलकर काश्तकारों की खुशी और खुशहाली का बायस बनते गए। काश्तकार भी खुश और बादशाह का खजाना भी लबालब भरा हुआ होता था। जी, ये थी मुख्तसर सी एक एक फिक्रे के साथ मैंने आपको इस्लाहात का जिक्र गिनवाया, ख़ास तौर पर रेवेन्यू के हवाले से, महकमा माल के हवाले से। जल्दी जल्दी से मैंने आपको ख़त्म करवा दी है। अब चलते हैं आज के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो हुआ करता है आज का लफ्ज़। आज का लफ्ज़ नोट फरमाएं। आज का लफ्ज़ जनाब अली ये रहा जी। ये क्या लिखा है मैंने? कुल्फी। सारे जानते हैं, कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है कुल्फी किसे कहते हैं। बताना इसके बारे में ये है कि जब ये लफ्ज़ उर्दू में आया, पहले तो ये नोट करें कि ये अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन लफ्ज़ ये कुल्फी नहीं था, कुफली था। अरबी ज़बान का लफ्ज़ कुफली, कुफली निकला है कुफल से, और कुफल कहते हैं ताले को। अब कुफली से क्यों कहा जाता था कुल्फी को, जो बिगड़कर कुल्फी बनी? कुफली इसलिए कहा जाता था कि आज भी आपने अगर वो चाटी देखी हो जिसमें वो टिन के बने हुए सांचे होते हैं, उसमें
कुल्फी के शक्ल के सांचे होते हैं टीन के बने हुए, उसमें खोया डाल के उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता है और वो ढक्कन उतर ना जाए उसके मुंह से, उसको पका रखने के लिए रबर चढ़ाई जाती है। वो ताला होता है, उसकी वजह से इसे कुफली कहा जाता था। और कुफली बदल बदल कर चलते चलते शक्ल खराब करके कुल्फी बन गई। जी ये था, है ना अजीब और अजीब नई बात हम सब के लिए। जी प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज की बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि आप जितना मर्जी परेशान हो, हम लोग जितना मर्जी मसाइब और मुश्किलों में घिरे हुए हों, मुसीबतों में फंसे हुए हों, दलदल में धसे हुए हों, हमसे आगे भी बहुत से लोग होते हैं। यानी वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमसे भी ज्यादा मुसीबत ज़दा होते हैं। सो उन लोगों को देखकर हिम्मत और हौसले की, शुक्रगुजारी की लाठी हाथ में थाम लिया करें। इससे क्या होगा, आपकी मुश्किलात ख़त्म तो नहीं होंगी, लेकिन उनमें खातर खा कमी ज़रूर आ जाएगी। आपके दिल में, दिमाग में सब्र और शुक्र डेरा लगा लेंगे और ये बहुत बड़ी मुश्किलों का इलाज और मालजा हुआ करता है। ये थी जी आज की बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। खुश रहें, खुश रखें अपने मेज़बान जावेद इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। रब राखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।